हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने एग्ज़ाम्स के लाइनअप को देखते हुए अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं उनमें इंग्लिश की आवश्यकता को देखते हुए करेंटली आपके अपने चैनल पर सेट प्रैक्टिस शुरू किया है। यह सेट प्रैक्टिस उन सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद है जो किसी भी एग्ज़ाम को हाल में फेस करने वाले हैं, फिर चाहे वो आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या फिर डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो। जैसा कि आपको बता दूं कि इंग्लिश का लेवल लगभग सभी एग्ज़ाम्स में एक जैसा ही रहता है और प्रैक्टिस के बदौलत उसमें काफ़ी सुधार आ जाती है। तो आज के इस सेट प्रैक्टिस में भी हम कल के तरह डिफरेंट ग्रामर के क्वेश्चंस, वर्ड पावर और साथ में एक सेट प्रैक्टिस भी जरूर देख पाएंगे। तो आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। आज का ये सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पहला क्वेश्चन है, कुमार रियली लाइक्स किमी बट ही इज टू नर्वस टू। यहाँ आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका अर्थ हुआ कुमार सचमुच में किमी को पसंद करता है लेकिन उसको बड़ा नर्वसनेस होता है। तो जब हम किसी को पसंद करते हैं तो किस बात के लिए नर्वसनेस होती है? तो यहाँ पर आस्क हर मतलब पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। आस्क हर ऑन का तो और कोई सेंस नहीं निकलेगा और आस्क हर इन का भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। पर अगर आपको फ्रेजल वर्ब की जानकारी होगी तो आस्क आउट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनवाइट समवन फॉर डेटिंग, किसी को डेट पर बुलाना। यानी जब हम किसी से मतलब ज्यादा रूबरू हो जाते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसे खुद मिलने के लिए बुलाते हैं और इस बुलाना को बोलते हैं डेट पर बुलाना। और डेट पर बुलाना के लिए, डेट पर आने के लिए, पूछना के लिए फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट। और यहाँ जो सिनेरियो, जो सिचुएशन बन रहा है, अब देख सकते हो बाबू कि कुमार सचमुच में किमी को पसंद करता है लेकिन बड़ा वो नर्वस फील करता है उसे कहने में डेट पर आने के लिए। तो यहाँ पर डेट पर आने के लिए कहने का भाव है और इसके लिए आपके पास सही वर्ड आस्क आउट है। सारा वर्ड पावर का खेल है। अगर आस्क आउट फ्रेजल वर्ब आप जानते हैं, इनवाइट समवन ऑन डेट, तो फिर आप इसको बिल्कुल सही लगा पाएंगे। तो आज से याद रखेंगे, किसी को डेट पर बुलाने के लिए सही फ्रेजल वर्ब होता है आस्क आउट और नो डॉट यहां उसी का जस्ट प्रयोग किया गया है। आइए मैं आपको दूसरे सेक्शन में ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। द प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इट के बाद एक ब्लैंक है और आपको वो ब्लैंक अभी भरना होगा, यानी उस खाली स्थान को यहां पर भरना है। यही हमारा काम है। सेकेंड में आप देख रहे होंगे द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट खाली स्थान हिम ग्रेट प्लीजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग, कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत खुशी हुई उस शाम सैनिकों से मिलकर, कि उस शाम सैनिकों से मिलकर के प्राइम मिनिस्टर को बहुत खुशी हुई। बाबू यहाँ जो आपका सेंटेंस है आप देख सकते हो, इसका पहला क्लाउज पास्ट में है। तो अगर किसी वाक्य का पहला क्लाउज नरेशन आप पढ़ोगे तो भी आप जानोगे कि पहला क्लाउज पास्ट में होगा तो उस वाक्य का आने वाला क्लाउज नरेशन में जो दूसरा क्लाउज होता है वह भी पास्ट में ही होता है। इससे जाहिर है कि ए ऑप्शन जो प्रेजेंट में है इसका आंसर नहीं हो सकता है और डी ऑप्शन भी जो प्रेजेंट में है इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर हम उसी को लगाएंगे जो पास्ट में होगा। पास्ट में दो ऑप्शन है, एक गेव और एक वाज गिविंग। जब हम पास्ट की किसी घटना का वर्णन करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और पास्ट के जारी कार्य को बताते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। यहां तो हमें यह बताना है कि प्रधानमंत्री को बड़ा खुशी हुई सैनिकों से मिलकर। और प्लस एक और ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगा, अगर किसी वाक्य में दैट
प्लस टाइम आए, दैट प्लस समय बताने वाला शब्द आए, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इस माध्यम से आप कह सकते हो कि आपका यहाँ जवाब V2 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी हम अगर यहाँ गेव लगाएंगे तो हमारा आंसर सही होगा। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हेन आई पे हिम टुमारो, जब मैं कल उसे पैसा दूंगा या चुकाऊंगा, मूल्य चुकाऊंगा। ही इसके बाद कहता है जब मैं कल उसे पैसा चुकाऊंगा, कब की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो कुछ भी उसे मिलना है वो प्राप्त हो जाएगा। तो भाई हैज तो प्रेजेंट में समाप्त होने वाले कार्य को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये अगर हैज रिसीव्ड लगाओगे तो। जबकि वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि कल जब मैं उसे पैसा दूंगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। यह काम कब होगा, फ्यूचर में। हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आप तो जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, तो जवाब होगा सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो वर्तमान समय में पूरा होने वाले कार्य को बताता है। जबकि हम यहां बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसा देंगे तो भविष्य में सब कुछ अच्छा होने लगेगा उसके साथ, या सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हम ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन को छोड़कर फ्यूचर बताने वाले वाक्य को चुनेंगे। अब यहाँ दो ऑप्शन है, आप देख सकते हो, एक सी और एक डी। देखिए जब आप सेट बना रहे हैं तो आपको ग्रामर की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे, और मैं आपको बता भी रहा हूं कि अगर बिल प्लस हैव प्लस V3 है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, यानी सब्जेक्ट उपलब्ध होगा। और बिल हैव बिन प्लस V3 तब होता है जब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, जब काम करने वाला नहीं होता है। जबकि यहाँ काम करने वाला शब्द ही पहले से उपलब्ध है, इसलिए हमारा जवाब डी नहीं हो सकता, एक्टिव वॉइस में होगा और फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा इसलिए विल होगा, और एक्टिव वॉइस में होगा इसलिए बिन प्लस V3 नहीं होगा। हिंदी होगा जब मैं उसे कल पैसे दूंगा उसे सब कुछ प्राप्त हो चुकेगा या हो जाएगा। फ्यूचर बताने के लिए यहां पर सी ऑप्शन सबसे परफेक्ट होगा। समझ गए होंगे आप कि सी ऑप्शन हम लगा देंगे। हाँ, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, जिसमें पहला स्टार्टिंग ही जो आप देख रहे हो गर्ल्स से हो रहा है और उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। बहुत अच्छी बात है। वर एब्सेंट यस्टरडे, अभी मैं आपको बता दूं कि ये गर्ल्स जो है प्लरल नाउन है, और मच जो शब्द है ना बाबू, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच मतलब बहुत होता है और मच मात्रा बताता है, जबकि गर्ल्स जो प्लरल नाउन है वो संख्या को दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो मच नहीं होगा। जो काम मच करता है ना बंदे, वही काम लिटिल भी करता है। मच मतलब बहुत होता है और लिटिल मतलब थोड़ा होता है। तो मच भी मात्रा बताता है, अनकाउंटेबल नाउन लेगा, और लिटिल भी मात्रा बताता है। समझ रहे हो कैसा नाउन लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा ना। मच और लिटिल दोनों अनकाउंटेबल नाउन लेंगे, जबकि यहाँ आने वाला नाउन तो प्लुरल है, इसलिए हमारा जवाब ये दोनों नहीं हो सकता। अनदर थिंग इज दैट कि एनी को प्राय सिंगुलर रिक्वायर्ड होती है, प्लुरल भी आ सकता है, बट एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि हमने यहां सेंटेंस को पॉजिटिव रखा है। और इस तरह से हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, ए फ्यू, क्योंकि हम जानेंगे इस बात को कि फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लरल होता है। सुन रहे हो ना, फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लरल होता है, और इसीलिए यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन हमारा ए फ्यू लगेगा। तो हम ए फ्यू लगा सकेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नो फ्रेंड ऑफ खाली स्थान केम टू द फ्यूनरल। करीब करीब कोई भी दोस्त, फ्यूनरल का मतलब होता है बाबू अंतिम संस्कार, फ्यूनरल की मीनिंग होती है अंतिम संस्कार। करीब करीब कोई भी दोस्त जो है अंतिम संस्कार पर नहीं आया। आपको पढ़ना होगा कि अगर सिंगुलर नाउन के बाद ऑफ आ जाए, ध्यान से सुनो, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो उसके बाद पजेसिव केस का प्रयोग होता है। पजेसिव केस से मेरा मतलब है या तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है या फिर एपोस्ट्रोफ एस लगे हुए नाउन का
प्रयोग होता है। इसे हम डबल जेनेटिव में नाउन के केस चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब सिंगुलर नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन पजेसिव केस में होता है। और यहाँ पजेसिव केस में कौन है बंदे, दे का पजेसिव दियर्स होता है। तो जवाब हमारा दियर्स होना चाहिए, यानी हम यहाँ सी ऑप्शन लगाएंगे तो हमें सही ऑप्शन मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है, ये कॉमन एरर है, इसमें एक पार्ट में गलती है और वो क्या है यही हमें चुनना है। गलती बेहद आसान है। सेकेंड हैंड फर्नीचर्स, फर्नीचर एक ऐसा नाउन है, आप नाउन चैप्टर में पढ़ोगे इस चीज को कि फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जो कभी प्लरल नहीं बनाया जा सकता। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लरल नहीं बनाया जाता है और इसे भर भी सिंगुलर दिया जाता है। ऐसे में फर्नीचर के लिए एस लगाना गलत हुआ और साथ में इसके लिए वर लगाना भी गलत हुआ, यहाँ वाज लगाना सही होगा। सेकेंड हैंड फर्नीचर को नीलामी के लिए लाया गया और इसका अंग्रेजी पुट टू एक्शन, ये इसका इंग्लिश हुआ नीलामी के लिए लाना, और फर्नीचर का मतलब हो गया उपस्कर जिसका प्लरल बनाना गलत है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चंस जो रिक्वायर्ड होंगे हर दिन सेट के बनवाए जाएंगे और आपको वीडियो में बने रहना है शुरू से अंत तक अगर कुछ बेहतर गेन करना चाहते हो तो। इसके अलावा मेरी कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, ज़्यादातर मैं रात को ही लाइव आ पाऊंगा, दिन में मैं अभी व्यस्त रहता हूँ। आप सब जो है चैनल पर मेरे वीडियो का अगर इंतजार कर रहे होंगे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्दो निर्भय इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर, यद्यपि निर्भय बहुत ही इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और जागरूक है। टू हिज डीलिंग, अपने डीलिंग के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति बहुत ही ज्यादा, यही गलती हो गई। आप जानो कि सिंसियर के लिए आने वाला सही प्रीपोजिशन इन का हो, इंटेलिजेंट और सिंसियर के लिए आने वाले सही प्रीपोजिशन इन होंगे, जबकि हमने यहाँ टू लगा कर रखा है। तो ये तो याद रखने की चीज है कि सिंसियर इन समथिंग होता है और हमने टू लगा दिया है और इसलिए यहाँ पर टू लगाना गलत हुआ। इनका प्रयोग करके इस वाक्य को सुधारा जाएगा, एरर बी में लगेगा, यानी हमारा जो प्रॉब्लम इस वाक्य में दिखा वो बी में दिखा। अब लिए चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, अगला क्वेश्चन में। आई सा पोर्शन, भाई गलती तो अभी हो गई। पोर्शन का मतलब क्या होता है, हिस्सा। हिस्सा कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हिस्सा कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुड हैव एन आर्टिकल प्लेस बिफोर इट, प्रत्येक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता ही है और अगर नाउन पहली बार चर्चा में आए तो उसे द नहीं दिया जाता है बल्कि ए या एन दिया जाता है। आई मीन टू से पोर्शन एक सिंगुलर नाउन है, हिस्सा इसका हिंदी होगा और इसलिए इसके पहले ए लगाना जरूरी है। तो हम लिखेंगे आई सा ए पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स। हमारी जो यहाँ सुधार की आवश्यकता है, मैंने पक्षियों के बारे में हस्तलिपि का एक हिस्सा देखा, तो इसमें एक हिस्सा कहना है, पोर्शन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए पोर्शन के पहले ए लगाना हो। अब तक 8 क्वेश्चन आप कर चुके हैं और अब इसके बाद 9th क्वेश्चन में फिर एक और कॉमन एरर बनाने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया था ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर, एंड माय बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड। देखिए एंड से 2 वाक्यों को जोड़ा गया। कई बार हम सिर्फ हिंदी निकालने के लिए वाक्यों को जोड़ देते हैं और कंजंक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो समान अर्थ वाले वाक्यों को, शब्दों को, फ्रेजेस को जोड़ सकता है। मतलब मैं धनी हूं और खुश हूं, धनी होना मेरे लिए पॉजिटिव है और खुश होना भी पॉजिटिव है, तो यहाँ दोनों एक जैसे मीनिंग वाले, दोनों क्वालिटी बताने वाले शब्द हैं, इसलिए एंड से जोड़े हैं। लेकिन अगर रहता मैं गरीब हूं मैं खुश हूं, तो और कहना ही गलत हो गया। मैं गरीब हूं ये मेरी कमी है और मैं खुश हूं ये मेरी खूबी है। अगर 2 विरोधी चीजों को जोड़ोगे तो फिर आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन लाना पड़ेगा और वैसे कंजंक्शन में से बट है, स्टिल है, येट है, नेवरदीलेस है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बट है।
आई मीन टू से अगर दो विपरीत बातों को कह रहे हैं तो इसके लिए एंड का प्रयोग गलत होगा। अगर हम कहते हैं कि वह गरीब है और ईमानदार है तो गलत हो गया। गरीब है लेकिन ईमानदार है, यह कहना सही होगा। ऐसे में आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि मैंने कठिन परिश्रम किया था इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन मेरा बॉस मुझसे संतुष्ट नहीं था। तो बॉस संतुष्ट नहीं थे जबकि हम कड़ा परिश्रम किए थे। ये दो विरोधी बातें हैं, अतः इन्हें जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग गलत हुआ। इसके जगह हम बट का प्रयोग करेंगे। आइए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आपको अच्छा आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है हैज सी वर्कड आउट ऑल द स्लम्स। इसको हम पैसिव में बदलेंगे क्योंकि सवाल कर रहा है चेंज इनटू पैसिव। तो आप समझो बच्चे कि अगर किसी वाक्य में भीतरी आएगा, ये ट्रिक है, जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तो आपको ट्रिकली बनाना सिखाऊंगा। आप 4 से 5 सेकंड में कोई सा भी वॉइस डील कर सकोगे। तो वर्कड जो है उसको बिन प्लस भीतरी में बदला जाता है। अब सबसे पहले देखो कि किस में बिन प्लस भीतरी है, तो पहले में नहीं है, बाकी सभी में है। चलो ठीक है। दूसरा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है ऑल द सम्स। ऑल द सम्स प्लरल हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए हैव सही होगा। ऐसे में दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में आप जानो कि अगर एक्टिव वॉइस में भीतरी आया है तो पैसिव वॉइस में उसे बिन प्लस भीतरी में बदला जाता है। ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस में अगर भीतरी आया है तो पैसिव में उसको बिन प्लस भीतरी में बदलेंगे। तो आपके पास कई सारे कारण हो गए अब शब्दों को छांटने का। पहले तो हैज वाला ऑप्शन गलत होगा, हैव वाला ऑप्शन सही करेंगे। दूसरा कि जिसमें बिन नहीं आएगा वो भी गलत होगा। तो ऐसे में मेरा पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन में आप डिस्कशन कर सकते हो, हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड बाय हर। ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस में आउट का प्रयोग किया गया था और उसे लिखकर ही बाई लगाना था, जबकि इस ऑप्शन में आउट को अपनी इच्छा से गायब कर दिया गया है, जो है कि ऐसा करना गलत होता है। तो हम इसमें सुधार के लिए आउट को भी रखेंगे और बाई को भी रखेंगे। ऐसा सुविधा हमें सिर्फ चौथे ऑप्शन में मिल पाया है, अतः इसका सही वॉइस हम डी में लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर। ये जो वाक्य एक्टिव वॉइस का है इसको पैसिव में बदलना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे तो उसका पैसिव बनाने के लिए लेट का यूज होता है। जैसे ओपन द डोर, तो इसका पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपनड। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका भी इसी प्रकार बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? डॉक्टर, तो लेट द डॉक्टर बी सेंट। लेकिन यहां भी एक प्रीपोजिशन है और जो एक्टिव में प्रीपोजिशन रहता है उसे पैसिव में भी रखना पड़ता है, तो बनेगा लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी में कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन है और अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें कि नारेशन का प्रश्न है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको पता होगा कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो डायरेक्ट स्पीच में आने वाले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दिया जाता है। बाय द वे यहाँ तो चारों ऑप्शन में आस्क आए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा। इसके बाद WH वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो हो जाएगा जॉन आस्क्ड मी वेयर। इसके बाद आने वाले वाक्य को पहले असर्टिव में बदल लेते हैं, यानी सब्जेक्ट को आगे और वर्ब को पीछे, यानी यू को आगे और हैव को पीछे कर लेते हैं, फिर चेंज ऑफ पर्सन लगाते हैं। तो अगर यू आगे आएगा और हैव पीछे जाएगा तो यहां पर सर्वप्रथम आई वाला ऑप्शन आएगा, भेयर के बाद आई आएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, भेयर के बाद हैड आ गया। दूसरे ऑप्शन में आई तो आया लेकिन चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं किया गया, जिसमें हैव को हैड में बदल जाना चाहिए था। इसलिए हमारा जवाब न ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, हैव को हैड में बदला गया है और आई को पहले रखा गया है। ऐसा विकल्प सिर्फ डी में है, तो 12 का हम डी लगाएंगे। समझ गए आप? इसलिए अब 13 क्वेश्चंस में चलते हैं। यहां भी आपको डायरेक्ट नारेशन को इनडायरेक्ट नारेशन में बदलना है। सी सेड, देख रहे हो आप, मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। उसने कहा माँ कृपया करके आज मेरे लिए कुछ अच्छा पका दो। यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है, तो सबसे पहले हम उसी ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा और इस तरह से हमारा जवाब सीधे सी ऑप्शन में जाएगा। यहाँ छोड़कर, यहाँ रिक्वेस्टेड छोड़कर और कहीं नहीं आया, अतः हम सी ऑप्शन लगा देंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 में। हाउ क्यूट सी इज, कितनी क्यूट है वह।
हाउ क्यूट शी इज, इसे ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसे असर्टिव में बदलना है और इसे असर्टिव में बदलने के लिए नारेशन में सिखाया जाता है। हम लोग हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सी। उसके बाद आने वाले वर्ब को लिख देंगे। हमारा वर्ब कौन है? इज, और हमने इस तरह इज को भी लिख दिया। इसके बाद हम लोग जो एडजेक्टिव आया है अगर, तो उस एडजेक्टिव को तो लिखेंगे ही, और अगर एडजेक्टिव पहले से आया हुआ है तो एक एडवर्ब का भी प्रयोग, जैसे कि वेरी का, एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा सबसे सही आंसर लगेगा शी इज वेरी क्यूट। समझ गए आप? आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमें इस अनेक शब्दों का एक शब्द को, अनेक शब्दों को पढ़कर हमें इसके लिए एक शब्द ढूंढना होगा। टू एग्जामिन वंस own thoughts and feelings, अपने ही सोच और अपने ही भावनाओं का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना, इसको हम क्या कहेंगे? तो देखते हैं। मेडिटेशन का मतलब ध्यान केंद्रित करना, किसी एक बिंदु पर, एक जगह पर ध्यान लगाना। शांति के लिए लोग ध्यान लगाते हैं, अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए ध्यान लगाते हैं, और इस प्रक्रिया को, इस योग की प्रक्रिया को मेडिटेशन कहा जाता है। देखिए अगला वर्ड है रेट्रोस्पेक्शन। इसमें रेट्रो वर्ड जो है वो प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है पहले का, पीछे का। और अस्पेक्ट जो है रूट वर्ड है। अस्पेक्ट का मतलब होता है देखना, और अस्पेक्शन मतलब हो गया देखने की क्रिया, यानी पीछे की बातों को देखना, बीती हुई बातों को याद करना या बीती हुई बातों के बारे में सोचना। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन। इन द सेम वे रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव लौट करके अपने ऊपर आना या पड़ना, परावर्तन होना, और इसलिए रिफ्लेक्शन भी इसका अर्थ नहीं होगा। इसका तो अर्थ होगा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अभी मैंने बताया, इंट्रो यहाँ प्रीफिक्स है। इंट्रो मतलब भीतर और स्पेक्ट मतलब देखना, भीतर देखने की, अपने ही अंदर देखने की क्रिया। तो यही तो कह रहा है, अपने ही विचारों और भावनाओं को जांचना। इसे क्या कहेंगे? तो इसे इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। सो आवर आंसर इज डी इन 15th क्वेश्चन। अब ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, एक पैसेज पढ़ना है और तुरंत से जवाब लग जाएंगे। तो आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले एक बार जरा प्रश्नों को देख लिया जाए। बीच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी इस पैसेज की कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा इसका सुटेबल टाइटल होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मतलब यहाँ हम ये भी ढूंढना चाहेंगे इस पैसेज को पढ़कर कि राइटर के हिसाब से सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा दिखना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, इस बारे में। और 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड, ऐसा लगता है कि लो पेड पीपल को क्या करना चाहिए, नहीं जिन लोगों को कम पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अगर एक घर की महिला को, जैसा कि राइटर ने बताया है, वो कैसा फील करती है जब वो पैसे को बचा लेती है, जब वो कुछ पैसा बचाती है घरेलू महिला खर्च में से, तो वो कैसा फील करती है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि एक स्टेटमेंट है पैसेज में, सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विथ इक्वानिमिटी, वो संतुलन के साथ मिल्कमैन का सामना कर पाती है। इसमें क्या भाव है, क्या अर्थ है? क्योंकि हम पैसेज के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब पैसेज पढ़ने समय हम इन बातों का ध्यान रखने में सफल रहेंगे। आइए अब पैसेज को पढ़ते हैं। तो हमारा ये जो पैसेज है, इसमें इट इज स्ट्रेंज दैट, ये बड़ा विचित्र है कि अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, जीवन में अपनी स्थिति के अनुसार, एंड एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज, यहां पर एंड नहीं एन होगा, एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज एडमायर्ड एंड डिस्पायर्ड, जीवन में अपने पोजीशन के आधार पर किसी खर्चीले आदमी की प्रशंसा भी होती है और कहीं कहीं किसी खर्चीले आदमी की से घृणा भी की जाती है। मतलब कोई कोई आदमी अगर बहुत खर्च कर रहा है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं उसके पोजीशन के हिसाब से, और अगर कोई कोई आदमी गरीब है फिर भी पैसे उड़ा रहा है और तो लोग उसे घृणा करते हैं कि कैसा आदमी है, पैसे बचा ही नहीं रहा। और कोई बहुत अमीर है, अय्यासी कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, तो उसका पैसा खर्च करना दिखावा होता है, समाज में रेपुटेशन होता है, ये कहा जा रहा है यहाँ। ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है वो कुछ नहीं करता है, और इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग, या फिर
वो अपनी क्या करता है, पॉपुलरिटी को बढ़ाता है। कैसे? बाय बीइंग केयरफुल विथ हिज मनी। वो खुद कुछ नहीं करता है, अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाते रहता है। कैसे? अपने पैसे के साथ केयरफुल रहकर, जो पैसे उसके पास है उसको कहाँ लगाना है, कैसे किस जगह इन्वेस्ट करना है कि उससे आउटकम और इनकम अच्छा हो। He is expected to display his success। एक बिजनेसमैन से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी सफलता का लोगों के सामने प्रदर्शन करे, दिखाए, उसको दिखावा करे। टू हैव ए स्मार्ट कार, जैसे कि उसके पास एक स्मार्ट कार हो। एन एक्सपेंसिव लाइफ, एक महंगा जीवन वो जीता हो। एंड टू बी लैविश, और बहुत खर्चीला हो। विथ हिज हॉस्पिटलिटी, अपने आदर सम्मान गेस्ट के वहाँ, उसके यहाँ जो आदर सत्कार, जो गेस्ट आए हैं उनके सत्कार को लेकर के वो बहुत ज्यादा खर्च करता हो। ऐसा दिखावा बिजनेसमैन को करना पड़ता है। इफ ही इज नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं करेगा, मान लिया जाए अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता है, ही इज कंसिडर्ड मीन, तो लोग उसे कंजूस या नीच समझते हैं। पैसा होते हुए भी लोगों का आदर नहीं करता है, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं करता, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करता है, तो लोग उसे नीच समझते हैं, निम्न दर्जे का समझते हैं। एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफर इन कंसेक्वेंस, और परिणाम स्वरूप, इन कंसेक्वेंस, परिणाम स्वरूप बिजनेस में उसका रेपुटेशन भी इससे प्रभावित हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सनालिटी से, आपके पर्सनालिटी के ऊपर भी आपके बिजनेस के स्मूथ रनिंग का होना डिपेंड करता है। तो अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसका बात करने का ढंग, पहनावा, ये सब अच्छा होता है, तो आप उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बिजनेसमैन की पर्सनालिटी का अच्छा होना जरूरी है। द पैराडॉक्स, पहेली या पजल जो है, उधेड़ बुन जो है, ये है, रिमेन्स दैट, ये है कि इफ ही हैड नॉट बीन केयरफुल विथ हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस, अगर वो शुरू में, वो बिजनेसमैन अपने पैसे को लेकर केयरफुल नहीं रहा होता, ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ, तो अभी जो इतना अमीर वो हो गया। हम लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनते हैं कि उन्होंने जीरो से शुरू किया और आज भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो अगर वो अपने पैसे को लेकर केयरफुल ही नहीं रहते, तो फिर आज उनके पास इतना धन कहां से होता, इतनी संपत्ति कहां से होती। एमंग द लो इनकम ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, कम इनकम वाले लोग हैं, ए डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट। अगर उनकी बात, अमीर लोगों की बात करें तो खर्च करना उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन अगर बचत नहीं करते तो आज इतना खर्च करने लायक कैसे बनते। अब बात करते हैं लो इनकम ग्रुप वाले लोगों की। इनके बीच जो वैल्यूज हैं, जो महत्व है, वो अलग तरह के, उनका नियम कानून चलता है, उसको एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए एक यंग क्लर्क है, युवा क्लर्क है, हु मेक्स हिज वाइफ ए प्रेजेंट ऑफ न्यू ड्रेस, जो कि अपनी वाइफ को उपहार स्वरूप एक नया ड्रेस देता है। When he hasn't paid his house rent, वो भी तब जब उसने अभी तक अपने घर का किराया नहीं दिया है, और घर के किराया नहीं दे करके वो अपनी वाइफ के लिए अच्छा सा ड्रेस खरीद के लाता है। इज कंडेम्ड एज एक्स्ट्रावेगेंट, तो इस कार्य की निंदा की जाती है और कहा जाता है कि ये आदमी एक्स्ट्रावेगेंट है, खर्चीला है, यानी अपने बेसिक खर्च को छोड़कर अन्य खर्च में पैसों को लगा रहा है। सोच लीजिए, जबकि वो बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है या पैसे की बर्बादी नहीं किया है, लेकिन सही समय पर उसको मैनेज नहीं कर पाया। जब क्यों? क्योंकि वो गरीब है। उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रावेगेंट है या नहीं, या आपके लिए एक्स्ट्रावेगेंस शोभा देता है या नहीं। केयरफुलनेस विथ मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस, लेकिन मान लो पैसा आपके पास है और उसके साथ आप इतना सावधान है कि एकदम नीच बन गए हैं, एकदम मीन बन गए हैं, नीचता के हद तक अगर पैसा को लेकर के आप सावधान रहते हैं, इज अप्लाउडेड एज ए वर्च्यू, तो आज के डेट में लोग इसको एक गुण के रूप में प्रशंसा करते हैं। यानी आप जैसे तैसे रह के भी अगर दो पैसा बचाते हैं, एक सामान्य से नीचे के स्तर का जीवन जी करके, तो लोग इसको एक गुण मानते हैं, इसकी प्रशंसा की जाती है। नथिंग इन हिज लाइफ इज कंसिडर मोर वर्दी देन पेइंग हिज बिल्स। देखिए, अगर एक ऐसे गरीब आदमी की, एक कलर की बात की जाए, तो उसके लिए जीवन में बिल्स को पे करने से ज्यादा, कुछ भी ज्यादा कंसिडर मोर वर्दी, उससे ज्यादा लायक तो कुछ समझा ही नहीं जाता। मतलब पहला काम है सभी तरह के बिल्स क्लियर करो, तब तुम्हारे पास बचता है तो उससे तुम कुछ और आगे खर्च करके मेंटेन करो। द आइडियल वाइफ फॉर सच ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की जो आदर्श पत्नी होती है, सेपरेट्स हर हाउस कीपिंग मनी इनटू ज्वेलेस लिटिल शूज, वो घर के पैसे को अलग से रखती है बचा करके, मतलब कोई पुराना सा जो जूता छोटा मोटा होता है उसमें छुपा करके।
सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विथ इक्वानिमिटी एवरी मंथ। और उसी बचत से क्या करती है कि हर महीने संतुलन के साथ वो जो मिल्कमैन का जो बिल आता है उसको फेस करने में सक्षम हो पाती है। सेटिस्फाइड विथ हर इकोनोमाइजिंग वे, अपने बचत करने और तब वो अपने बचत करने के तरीकों से संतुष्ट रहती है, लेकिन तब और वो कभी नहीं जान पाती है, नेवर नोज द गिल्ट ऑफ बाइंग समथिंग सी कांट रियली अफोर्ड। और उसको पता ही नहीं होता है कि वो कैसे उस चीज को, उस दोस्त कभी वो गलती कभी कर ही नहीं पाती है कि कोई ऐसा चीज खरीद ले जिसको खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसा चीज को खरीदती ही नहीं है और उन पैसों को बचा करके एक जूते में रखती है, चाहे उसी तरह की चीज में रखती है ताकि वो सबसे पहले जब महीना पूरा हो तो दूध का बिल या इसी तरह का अन्य कोई बिल को वो पूरा कर सके। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरे खुद की बात है, आई फॉल इंटू, राइटर बोल रहा है कि आई फॉल इंटू नाइदर ऑफ दिस कैटेगरी। एक कैटेगरी है जो खूब खर्च करता है, खूब पैसा वाला बिजनेसमैन है, नहीं सो करेगा तो उसका चलेगा नहीं बिजनेस अच्छा, और दूसरा जो बहुत गरीब आदमी है और वो एक एक पैसे बचाकर अपने बेसिक नीड्स को पूरा फुलफिल करता है। लेकिन ये राइटर कहता है कि मैं इनमें से किसी में नहीं आता हूँ। these कैटेगरीज, इफ आई हैव मनी टू स्पेयर, अगर मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसा रहता है, जिस समय रहता है, आई कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट, उस समय मैं खर्चीला बन जाता हूं। बट व्हेन एज इज यूजुअली द केस, लेकिन जैसा अभी जो कहा जा रहा है उस तरह का केस अगर हो जाए, आई एम हार्ड अप, मेरे साथ अगर हार्ड अप मैंने तंगी होता है, मेरे साथ अगर पैसे की कमी चल रही है, तंगी आई हुई है, देन आई एम द मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल, तो मैं सबसे नीच या सबसे कंजूस आदमी बन जाता हूं दुनिया का, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मतलब ये एक अलग तरह का आदमी, जब पैसा है तो खूब खर्च कर लेता है और जब पैसा नहीं है तो फिर मैनेज कर लेता है कि जैसा है उतना में ही रह लेना है। आजकल अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, पैसेज को तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, अब तो ये कहानी ही याद हो गई तो पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी आराम से आंसर करते चले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि अब आप इसका आंसर खुद से भी लगा सकते हो। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का सबसे सुटेबल टाइटल क्या लगाना चाहिए। पहला, एक्स्ट्रावेगेंस इज ऑलवेज कंडेमनेबल, यानी अत्यधिक खर्च करना हमेशा निंदा का पात्र होता है। पैसेज के अनुसार यह हमेशा निंदा का पात्र नहीं होता है। एक्स्ट्रावेगेंस लीड्स टू पॉवर्टी, बहुत अधिक खर्च करने से आदमी गरीब हो जाता है। गरीब आदमी बहुत अधिक खर्च करेगा तो गरीब ही है, गरीब ही रहेगा, और बहुत अमीर आदमी बहुत अधिक खर्च करेगा ही तब भी वह अब गरीब नहीं होगा। एक्स्ट्रावेगेंस इन द लाइफ ऑफ द रिच एंड द पुअर, इस पैसेज को पढ़ने से पता चलता है कि अमीर लोगों के जीवन में एक्स्ट्रावेगेंस का क्या रोल है और गरीब लोगों के जीवन में अत्यधिक खर्च का क्या रोल है। कहीं ना कहीं दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल, यही सबसे सुटेबल टाइटल हो सकता है, क्योंकि पैसेज के दो पहलू हैं और इस लाइन में दोनों पहलुओं की चर्चा हो रही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अगर राइटर की ओपिनियन देखा जाए तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन से लोग क्या करते हैं कि क्या उम्मीद करते हैं कि उसके पास एक्सपेंसिव कार होगा, अच्छा बड़ा पार्टी दिया करेगा, जगह जगह वो अपना थोड़ा शो ऑफ करेगा, दिखावा करेगा, अच्छी पर्सनालिटी मेंटेन करेगा, मतलब वो आदमी खर्चीला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्ट, यानी कि लोग उम्मीद करते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन होंगे उनका जो टेस्ट होगा बड़ा काफी एक्सपेंसिव होगा, उनकी जो पसंद होगी काफी महंगी महंगी पसंद होगी, इसलिए हमारा जवाब बी ऑप्शन में लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड, ऐसा लगता है कि वैसे आदमी जो कि बहुत कम कमाते हैं उनको फील गिल्टी इफ दे ओवर स्पेंड, हाँ जरूर, अगर वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो इस बात को लेकर के उनको गिल्टी फील करना चाहिए। मतलब अगर हमारी कमाई कम है और हम किसी ऐसी जगह पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, सैलरी लिमिटेड है, जहां हमको नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हम ओवर स्पेंड कर रहे हैं, इसके लिए फिर आगे चल के कर्ज लेना पड़ सकता है और समस्याएं हो सकती है। तो ये हमसे दोष हो रही है, गलती हो रही है और इसके लिए हमें गलती महसूस करनी चाहिए। ऑप्शन ए ही परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज द हाउस वाइफ, इस पैसेज में जिस हाउस वाइफ की चर्चा करी गई है उसको डिस्क्राइब किया है राइटर, कैसा वो फील करती है जब वो पैसा बचाती है। तो जब कोई हाउस वाइफ थोड़े थोड़े पैसे बचा लेती है तो बचा लेने के बाद वो कैसा फील करती है।
सी विशेष सी कुड समटाइम्स बी एक्स्ट्रावेगेंट, जी नहीं, वो पैसा बचा के संतुष्ट रहती है, अंतिम में खुश हो जाती है कि चलो दूध का बिल तो अब दूध का बिल के लिए तो खिचखिच नहीं करना पड़ेगा, इस पैसा से दूध का बिल तो कम से कम दे देंगे हम। तो सी लूजेज हर नर्व एट द साइट ऑफ मिल्कमैन, वो गुस्सा हो जाती है जैसे वो मिल्कमैन उसका पैसा मांगता है। सी मैनेजेस टू कीप कूल, वो शांत रहती है और किसी तरह से पैसा देती है जब मिल्कमैन का किराया बाकी रह जाता है, और किसी तरह से मैनेज करके पैसा देती है। अब यहाँ पर 19 का सी ऑप्शन जो है वो भी आकर्षित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर she remains composed and confident as she know that she can handle the milkman tactfully। तो ये बात भी नहीं है, वो शांत रहती है क्योंकि उसको पता रहता है कि उसके पास अब मिल्कमैन को देने के लिए जो ड्यूज, जो राशि देना था वो उसके पास उपलब्ध है, और इसलिए हम इसको यहाँ से लगा लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि द स्टेटमेंट शी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी इम्प्लाइज दैट, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि वो मिल्कमैन को पूरे संतुलन के साथ फेस करने में सक्षम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जब मिल्कमैन को देखती है, पैसा बचा के रखती है, उसको किसी भी तरह का कोई फीलिंग नहीं आता, उसको लगता है कि रेगुलर इसको ड्यूज देना है, जो ड्यूज है वो देना है। शी इज नॉट अपसेट, क्योंकि पैसा तो बचाती है, एज शी हैज बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली, क्योंकि नियमित रूप से वो मिल्कमैन को उसके दूध के लिए पैसा दे रही है, तो क्यों अपसेट होगी। इस प्रकार से आज हमने आपके 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और इसी तरह से अगर आपका सहयोग मिलता रहा, आप अगर इन्वॉल्व होते रहें और इससे फायदा उठाते रहें, तो जाहिर है कि आगे भी पर डे हम इस तरह से वीडियो बनाकर आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प कर पाएंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मैं अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ कल इसी टाइम लगभग 11 बजे रात में या 12 बजे रात में लाइव हो पाऊंगा। तो मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।